सिकंदर किसी हालात के आगे नहीं झुकता है और तारा टूट भी जाए तो वो ज़मीन पर नहीं गिरता है। और गिरते होंगे हजारों दरिया समुंदर में, पर कोई समुंदर किसी दरिया में नहीं गिरता है। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल में। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग फिर जो हैं वो मैथ की प्रैक्टिस सेट लेकर के हाजिर हैं आपके सामने। तो बिल्कुल आप एकदम आप अपने लेवल को चेक करते रहिए, आप अपने आप को टेस्ट करते रहिए कि मैं किस लेवल तक हूँ, किस लेवल तक पहुँच पा रहा हूँ, या तो फिर कोई ऐसी लेवल है जो कि हमसे छूट रही है। तो बिल्कुल एकदम तैयार रहिए। और 20 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाते हैं, कितने को अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दीजिएगा। चलिए, आज के पहले नंबर जो हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि क्वेश्चन कहता है कि ए, बी और सी मिलकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए के निवेश का 3 गुना बी के निवेश के 4 गुना के बराबर है और ए की पूंजी सी की दोगुनी है। लाभ में प्रत्येक के हिस्से का अनुपात बताइए। बस ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस देखते जाइए, सामने आप देखते जाइए, आपके बिल्कुल पलक झपकते ही क्वेश्चन निकल जाएंगे। तो बिल्कुल आप इस उम्मीद में नहीं रहिएगा कि मुझे आएगा तो बनाएगा, बल्कि अगर ट्राई करिए। ट्राई करने से ये होता है कि अगर आप ट्राई उस चीज़ को करते हैं तो आपको कम से कम ये पता होता है कि इस तरीके से ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं बनेगा। मतलब बनेगा तो कोई और तरीका से बनेगा। तो लगातार मेहनत करते रहिए। ए और बी और सी एक व्यवसाय को शुरू करता है। ए है और बी है और सी एक व्यवसाय, मतलब एक रोजगार को, व्यवसाय को क्या कहते हैं, व्यवसाय को बिजनेस कहते हैं। यानी कि एक बिजनेस को वो स्टार्ट करता है। कहता है कि ए के निवेश का 3 गुना, ए के निवेश, कहता है कि ए और बी की मामले में कह रहा है कि ए के निवेश का 3 गुना, ए के निवेश का 3 गुना, ए के निवेश का 3 गुना, बी के निवेश का 4 गुना, वी के निवेश का कितना, वी के निवेश का 4 गुना, 4 गुना के बराबर है, के बराबर है। यानी कि यहाँ से अगर ए और वी की मान निकाले तो ए का मान आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा और वी का मान हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि और उसको 4 गुना के बराबर है और बी की पूंजी सी की पूंजी है, बी की पूंजी सी की दुगनी है। बी की जो पूंजी है ना वो सी की दुगनी है, मतलब इसका ये आधा है। तो 3 के आधा कितना होता है, आप कहेंगे 1.5 होता है। अब 1.5 को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको गुना कर देते हैं। गुना करते हैं तो भागा करते हैं, बात बराबर है। तो चलिए, इसको हम हटाने के लिए क्या करते हैं, इसको 2 से गुना कर देते हैं। तो 15 दूनी के 30 हो जाएगा, 15 दूनी के 30 और फिर 3 दूनी के 6 और 4 दूनी के 8 हो जाएगा। अगर कटता है तो काटेंगे, नहीं कटता है तो जस्ट के जस्ट ऐसा ही छोड़ देंगे। क्वेश्चन कहता है कि लाभ में प्रत्येक के हिस्से का अनुपात बताइए। तो हिस्सा यहाँ पे 8:6:3, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर हम क्वेश्चन की बात करते हैं। एम का मान जिसके लिए 5 पर पावर एम और भागा 5 पर पावर -3 और आपका 5 पर पावर 10 इक्वल टू 5 पर पावर 15 है। चलिए, कहता है कि 5 पर पावर m अभागा में 5 पर पावर -3 है। आपको पता होगा, मैं थोड़ी सी कैप को लगा ही लेता हूँ। आपको पता होगा कि जब जो बेस जो रहती है वो समान रहती है तो उसकी पावर जो रहती है भागा में माइनस हो जाती है, माइनस होती है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अगर हम माइनस रखें तो 5 पर पावर m है और भागा में 5 पर पावर -3 है, तो इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यानी कि 5 पर पावर कितना है, तो आपका 5 पर पावर m है और आपका माइनस हो जाएगा कितना, आपका -3 हो जाएगा। कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू 10 है तो 10 को भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इक्वल टू है 15 पर पावर कितना है, तो 15 पर पावर आपका है जो 5 पर पावर 15 या 15 पर पावर 15, 5 पर पावर 15 है। तो एक को हम इरेज कर देते हैं। आप यहाँ से देखेंगे ई दोनों तो कट जाएगा। तो ई दोनों का मान जो है वो भागा में जब भी रहती है, जब घटती है, क्या रहती है, भागा में रहती है जब घटती है। यानी कि आपका m प्लस में आपका 10 इक्वल टू आपका हो जाएगा 15। यानी कि इधर जाती है तो m बराबर आपका हो जाती है 5 हो जाती है।
अब वो पूछता है कि एम बराबर जो पूछता है कि एम, तो पूछता क्या है एम का मान, जिसके लिए एम का मान वो पूछता है, तो एम का मान क्या होगा, तो आपका हो जाएगा माइनस माइनस ई प्लस हो जाएगा, यानी कि ओ तो ठीक है एम आपने दिखाया नहीं, 10 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि 10 3 13 हो जाएगा, बराबर में 5 बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, सॉरी एम नहीं होगा ये 5 होगा, इधर जाएगा तो घटेगा, यानी कि आपका एम प्लस में 13 हो जाएगा, बराबर में 15 हो जाएगा, और 15 जाकर घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो आपका 15 और 13 और 2 15, यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, एम बराबर 2, जो कि आपका जो है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है एक नाविक, चलिए अच्छा क्वेश्चन है, एक नाविक धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी 18 घंटे में तय करता है और 12 घंटे में धारा के अनुकूल उतनी ही दूरी तय करता है। यदि धारा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती है तो शांत पानी में नाव की गति ज्ञात कीजिए। चलिए डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है तो समय की उल्टा जो होती है वो चाल होती है, समय की उल्टा क्या होती है, चाल होती है। तो यानी कि कह रहा है कि नाभिक धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब होती है माइनस होती है, और अनुकूल मतलब होती है प्लस होती है, यानी कि आपका बोर्ड की जो चाल दिया हुआ है और आपका जो है वाटर की चाल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, तो वो आपका दिया हुआ है वाटर प्रतिकूल अनुकूल 18 घंटे तय करती है, और 12 घंटे में धारा के अनुकूल उतनी 12 घंटे में चलती है, और आपका बी माइनस में आपका डब्ल्यू जो है वो कितना है आपका 18 है, यानी दो तो है। अब इसको हम अनुपात में ले आते हैं, तो आपका काटते हैं 6 दूनी के 12 और 6 के 18, आपका आ गया 3, तो ये हमारा दिया हुआ था 18 घंटा, और क्या दिया हुआ था 18 घंटा, यानी कि हमारे पास समय दिया हुआ था, और समय का उल्टा मैंने आपको बताया था कि समय का उल्टा जो होती है वो चाल होती है, यानी कि चाल जो हो जाती है वो 3 अनुपात आपका 2 हो जाती है, यानी कि चाल और समय आपका दिया हुआ है। अगर बी और डब्ल्यू के यहाँ से अगर हम मान निकालते हैं तो एक बार इन दोनों को जोड़ते हैं, यानी कि 3 और 2 5 वटा में आपका हो जाएगा जाकर के 2, और फिर आपका हो जाएगा 1 वटा में आपका हो जाएगा 2, मतलब कुछ इस तरह से आपके जो है वो नंबर्स आ रहे होंगे। इन दोनों के मान अगर हम काट लेते हैं तो कुछ इस तरह से हमारे पास कट रहे होंगे। फिर दिया है कि वो धारा की चाल दिया हुआ, धारा की चाल दिया हुआ है 3 है, तो यानी कि 5 दिया कि आपका 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर आपका हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान था, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था। एक नाविक धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी 18 घंटे में तय करती है और 12 घंटे में धारा के अनुकूल उतना ही दूरी तय करता है। यदि धारा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती है तो शांत पानी में नाव की गति ज्ञात कीजिए। तो हो गया, बस इसका अनुपात ले लेंगे, बस हो गया, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था। अगला नंबर क्वेश्चन है, दो इनलेट पाइप ए और बी है, ये अकेले टैंक को 6 घंटे में भरता है। ए जो है वो अकेले टैंक को कितना देर में भरता है, ए जो है वो 6 घंटे में भरता है, कितना देर में 6 घंटा में भरता है, 6 घंटे में भरता है। बी की क्षमता पाइप ए की क्षमता से 25% अधिक है, कह रहा है कि ए है और आपका बी है, तो कहता है कि बी की दक्षता पाइप ए की तुलना में 25% अधिक है, इसका जो है आपका 100 है तो इसका कितना है, आप कहेंगे इसका जो है वो 25 है। अब इसको हम 5 से कैंसिल आउट कर देते हैं, तो आपका बी बचे के 100 और 5 से करते हैं तो 5 दूनी के 10, उत्तरी के इतना आ गया। फिर इसको काटते हैं तो 5 से, तो 5 चौके 20 और पापा चौके 35, यानी कि 4:5 आ गया। लेकिन वो कहता है कि ए जो है वो 6 घंटे में भर देती है, ए जो है वो 6 घंटे में भर देती है, और ए की पावर जो है वो 4 है, यानी कि टोटल जो अगर हम भर की बात करें, टोटल उसकी क्षमता की बात करें तो 6 गुने में आपका 4 हो जाएगा, यानी कि 6 चौके 24 लीटर की वो है, 24 लीटर की भरती है। फिर वो कहता है किसी अकेले पूरे टैंक को 12 घंटे में खाली कर देती है, 24 लीटर की वो टैंक है और 12 घंटे में खाली कर देती है, सी कर देती है खाली, तो यानी कि सी की जो क्षमता है वो कितना है 2 है, इसकी क्षमता जो है वो कितना है, तो इसकी क्षमता 4 है, बी की क्षमता इतना और सी की क्षमता है जो 2 है, यानी कि 5 4 9 9 में से ही खाली करती है कितना 2, यानी कि 7 सिर्फ और सिर्फ वो भराती है। और उसके बाद कहता है कि यदि सभी पाइप एक साथ
खुल जाए तो कितने घंटों में 83.33% टैंक भर जाएगा। 83.33% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? आप कहेंगे 83.33 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है आपका कितना होता है? 3 जाएगा तो आपका 5 और बटे में 3 और 3 6 आ जाएगा, यानी कि 5/3 इतना भरना है। कितना का? 24 का, यानी कि 6 चौके 24, यानी कि 5 चौके 20, यानी कि 20 लीटर मात्र भरना है। यानी कि 20 से भाग दे देंगे सी को तो 7 हो जाएगा, तो यानी कि 20/7, 20/7 घंटा आपका जो उतना देर में वो भर देगा। अगला नंबर हमारे पास एक क्वेश्चन है, कहता है कि दो बेलन वाला है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आप देखिएगा थोड़ा सा। दो बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 10:9 है। यदि बेलन की ऊंचाई 5:6 के अनुपात में है तो उनके आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है तो आपको याद होगा, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πRh होती है। क्या होती है? 2πRh होती है। वो उसका जो अनुपात दिया हुआ है 10:9 दिया हुआ है। यहाँ से हम काटते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट, आर एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, बस इतना ही कैंसिल आउट होगा, बाकी ज़्यादा कैंसिल आउट। आर जो दिया हुआ है उसके क्षेत्रफल, दो बेलन के क्षेत्रफल, दो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 10:9 है। फिर उसकी जो ऊंचाई है वो 5 और 6 है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितना है? आप कहेंगे 5 अनुपात आपका जो है वो 6 है, इक्वल टू आपका है 10 बटे में आपका जो है 9 है। तो यहाँ से तो उनके आयतन बताइए। आयतन बराबर क्या होता है? बेलन का आयतन πr² होती है। यहाँ से काट लेते हैं, 5 दूना के 10 और आपका जो हो जाएगा 3 दूना के 6 और 3 तिया के 9, यानी कि आपका आ जाएगा जाकर के 3r बराबर में आपका आ जाएगा जाकर के 2r आ जाएगा। कुछ इस तरह से हमारे पास आंसर आ रहे होंगे। गलत तो नहीं काट दिए? 2 दूनी के 4 हो जाएगा। आर बराबर आपका होगा 2 दूनी के 4 और फिर आर बराबर आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि R1/R2 होती है। R1/R2 हो जाएगा जाकर के 4/3 हो जाएगा। फिर कहता है कि उसके आयतन बताइए, यानी कि इसके आयतन जो है वो कुछ इस तरह से पूछ रहा है। तो आयतन आयतन क्या होती है? तो आयतन होती है πr² बटा में πr² होती है। यहाँ से निकालिए पाई, तो पाई हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद में आर कितना है? तो आर जो है वो 4 गुने में 4 गुने में एच कितना है? तो आप कहेंगे एच जो है वो आपका 5 है, तो 5 हम लिख देंगे यहाँ से। उसके बाद में है आपका कि कितना हो जाएगा, कितना दिया हुआ था? 3 दिया हुआ था। 3 गुने में आपका 3 गुने में ऊंचाई दिया हुआ है 9 दिया हुआ। यहाँ से काटते हैं तो अगर कटेगा तो कटेगा और नहीं कटेगा तो फिर भी ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा? सॉरी 6 दिया हुआ है, तो यहाँ से काटते, ओ यहाँ से कटेगा 2 दूनी के 4 और 2 तिया के 6, 5 दूनी के 10 और 10 के 40 बटा में 3 तिया के 9, 9 तिया के आपका 27 हो जाएगा। कुछ इस तरह से हमारे ऑप्शन आ रहे होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 2 अंकों की संख्या में इकाइयाँ, चलिए ये ऑप्शन से आपका बनेगा, आप देख लीजिए। तो ऑप्शन में क्या क्या है, एक बार नज़र को दौड़ा लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन को आगे लिखते हैं। 2 अंकों की संख्या में इकाई अंक दहाई अंक का 3/4 है। 2 अंकों की संख्या बोल रहा है कि 2 अंकों की जो संख्या है, कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या, कोई 2 अंक की जो संख्या है, 2 अंकों की संख्या में इकाई अंक जो उसका है वो दहाई अंक का 3/4 गुना है। दहाई अंक का 3/4 गुना, चलिए सबसे दहाई अंक का 3/4 गुना, यानी कि दहाई अंक को आप 3/4 करिएगा तो वो संख्या आ जाएगा। चलिए किसी को करते हैं 3/4, 3/4 है और ऑप्शन आपका दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो 4 को काटेंगे तो ये 3, यानी कि तो ठीक आ रहा है। यानी उसके बाद 4/3 इसको करते हैं, तो 4/3 और गुने में 6, यानी कि 3 दूनी के 6, 4 दूनी के 8, 8 आ रहा, ये तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। चलिए 4/3 एक और को करते हैं, 4/3 करते हैं 8 को, तो कितना आ जाएगा? 4/3
अ, इस इन दो अंकों की संख्या में इकाई अंक जो है ना, दहाई अंक का 3/4 गुना, तो दहाई अंक 3/4 है, सॉरी यार, 3/4 में आपका जो है वो 6 है। तो चलिए इसे 2 दूनी के 4 और 2 तिया के 6, ये तो नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। 3/4 दूसरा को करते हैं, 3/4 करते हैं 8 को, तो 4 दूनी के 8, 3 दूनी के 6, हाँ ये तो ठीक है। फिर अगर 9 करते हैं तो 9 भी नहीं है, यानी कि दो ऑप्शन हमारे ए और आपका जो है सी आ रहा है। फिर कहता है कि यदि संख्या में से इकाई अंक का 6 गुना घटा दिया जाता, कह रहा है कि यदि संख्या में से इकाई अंक का 6 गुना घटा दिया जाता तो परिणाम दहाई अंक के 6 गुना से 2 अधिक आता। यदि संख्या में से इकाई अंक का 6 गुना घटा दिया जाता, संख्या में से इकाई अंक का 6 गुना, यानी कि आप पहले देखिए 6 तिया के 18, यानी कि 43 में से आप 18 को घटा दीजिएगा तो कितना आता है आपका बचेगा। अगर कि 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 8 5 13, और ये 3 में से 1 जाता है तो आपका 2 बचता है। अगर घटा दिया जाए तो परिणाम दहाई अंक के 6 गुना, यानी कि इसका 6 गुना, 6 चौके 24 से 2 अधिक है, तो 2 अधिक आपका जो है 26 आ जाता है, और यहाँ दिया हुआ है 25, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया रखता है। यदि दुकानदार उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है। यदि वह इसे अंकित मूल्य से 100 रुपया कम में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया रखता है, यानी कि 4,000 रुपये। उसका उस दुकानदार उ- यह दुकानदार उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता। अंकित मूल्य पर जो है वो 100 रुपया के छूट देता। 100 अंकित मूल्य पर कितना, 10 रुपया के छूट देता है, यानी कि ये आपका हो गया सीपी और ये आपका हो जाकर के एमपी हो गया। फिर वो कहता है कि 20% का प्रॉफिट कमाता है। 20% का क्या कमाता है, प्रॉफिट कमाता है, यानी कि 120, और ये आपका हो जाएगा जाकर के आपका हो जाएगा 90 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम काटते हैं तो आपका काट जाएगा 3 तिया के 9 और 3 चौके 12, यानी कि 3 अनुपात आपका 4 हो जाएगा। फिर वो कहता है कि अंकित मूल्य जो है वो आपका जो है वो 4,000 रुपया। अंकित मूल्य यहाँ पे 4 है और वो कह रहा है कि आपका जो है 4,000 रुपया है। यहाँ से हम काट देते हैं तो 4 एकम 4, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 3,000 रुपया। कितना हो जाएगा, 3,000 रुपया। वो कहता है कि यदि वह इसे अंकित मूल्य से 100 रुपया कम में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत। अंकित मूल्य से 100 रुपया अगर कम में बेचता, अंकित मूल्य से 100 रुपया अगर कम में बेचता, अंकित मूल्य से 100 रुपया कम में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। इसका अंकित मूल्य जो है वो कितना है आपका, यानी इसका अंकित मूल्य जो है वो 4,000 है, लेकिन 100 रुपया वो कम बेचने के लिए बोल रहा, यानी कि 3900 रुपया ने बेचता तो उसको लाभ प्रतिशत हो जाता जाकर के 900 हो जाता, कितने के ऊपर, 3,000 के ऊपर। और गुने में यहाँ पे 100 लिख लीजिए, एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, 3 तिया के 9, यानी कि 300 रुपया जो उसको है, 30% उसको जो है वो लाभ हो जाएगा। 30 खत्म, 100 खत्म, 3 तिया के 9 प्रदूषण, यानी कि 30% जो है वो उसको लाभ हो जाएगा। क्योंकि यहाँ बचेगा आपका 3900 और आपका कितना बचेगा, 3900 रुपया और 3,000 रुपया, तो 900 बचेगा ना। अब बटा में आपका जो हो जाएगा, ओ सॉरी 3,000 यहाँ पर लिखना चाहिए, तब तो 30% जो है वो आपका उसका लाभ हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक भिन्न और उसके विपरीत कर्म का योग 113 बटे में आपका 56 है। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। एक भिन्न और उसके विपरीत कर्म का योग, ऐसे में आपको ऑप्शन से चलना है।
ऑप्शन से चलना है तो 7/8 को सबसे पहले लेते हैं। 7/8 प्लस में आपका जो 8/7, यानी कि आपका हो जाएगा 8×7=56, और आपका हो जाएगा जाकर के 7×7=49, और आपका 8×8=64, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 9×4=13, बाकी एक और आपका हो जाएगा जाकर के 6×4=10, 9×4=13, बाकी में एक और ये हो 4 है तो 6×4=10 और 1=11, 113 आपका 156, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कितना में है। ऑप्शन नंबर आपका जो है वो आपका एक को हम चेक किए तो एक ही से आ गया। वैसे भी अगर ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तब दो अंकों को गुणा करके देख लीजिएगा, उसके अंश वाला हर वाला आ जाएगा। तो 8×7=56, 56 हमारे ऑप्शन में है, 56 हमारे क्वेश्चन में है, तो 56 मार देंगे। यदि ट्रेन औसतन 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो 100 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। 40 मीटर में यात्रा पूरी करने के लिए ट्रेन को किस गति से चलाना पड़ेगा। देखिए इसमें डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, और डिस्टेंस जब भी कांस्टेंट रहेगा तो वो कहता है कि 100 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करने के लिए 40 मिनट में कितनी पूरी करने के लिए ट्रेन को किस गति से चलना होगा। देखिए एक ट्रेन औसतन 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और 100 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। 100 मिनट में जो है वो एक निश्चित दूरी तय करती है, और 40 मिनट में वो क्या करती है, करना चाहती है। इन दोनों का अगर अनुपात लेते हैं तो आपका 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, और 5 दूनी के 10 और 2 दूनी के 4, यानी कि 5। ये जो हमारा है वो समय दिया हुआ, और समय से हमने निकाल लेते हैं 4, यानी कि आपका हो जाएगा 2 आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर वो कहता है कि 40 मिनट में एक यात्रा पूरी करने के लिए ट्रेन को किस गति से चलना पड़ेगा, किस गति से चलना पड़ेगा। जबकि वो बोल रहा है कि यदि ट्रेन औसतन 48 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, यानी कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, मतलब चाल आपका जो है दिया हुआ, यानी कि आपका जो 48 यह दिया हुआ है, यानी कि 2 से करेंगे तो आपका 24 दूनी के 48, 24 हो जाएगा, 24 से कितना हो जाएगा, 24×5 आपका हो जाएगा 20 से, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि यदि x माइनस में 1, x प्लस में 2, 3x प्लस में 5 और y समानुपाती है तो यदि x बराबर 5 है तो y का मान बताइए। y का मान ज्ञात कीजिए। x का मान 5 दिया हुआ है, यानी कि 5 में से जब 1 जाएगा तो कितना बचेगा, आपका 4 बचेगा। और x प्लस में 2 की बात करते हैं तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, आपका 7 बचेगा। और फिर आपका दिया हुआ 3x प्लस में 5, यानी कि 5 दिया गया 15 और 5 आपका 20, बेसमानुपाती बाई है। अब इसको दूर दूर से गुना कर दीजिए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कर दीजिए, यानी कि आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, गुना कर दीजिए तो आपका 7 गुने में आपका 20 हो जाएगा, बराबर में आपका हो जाएगा 4 बाई हो जाएगा, यानी कि 4×5=20, यानी कि 7×5=35 आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अब जो है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि एक पुरुष या 2 महिला या 4 लड़के या 5 लड़कियां 5 लड़कियां किसी काम को 39 दिन में पूरा करते हैं तो एक पुरुष, एक महिला, एक लड़का और एक लड़कियां मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप एकदम नीचे से बनाने के लिए स्टार्ट करिएगा। जैसे एक पुरुष बोल रहा है तो एक पुरुष हम लेंगे, और एक महिला बोल रहा है तो एक महिला लेंगे, एक पुरुष, उसके बाद में बोल रहा है एक महिला और 2 महिला, यानी कि एक महिला और 2 महिला। उसके बाद में बोल रहा है कि एक लड़का और 4 लड़का, एक लड़का और 4 लड़का। उसके बाद में बोल रहा है कि एक लड़की और उसके बाद में 5 लड़कियां, एक लड़कियां और 5 लड़कियां। ये है एक लड़कियां मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो कितना दिन में कर रहा है तो आप कहेंगे वो जो कर रहा है वो 39 दिनों में कर रहा है, तो 39 से हम लोग यहाँ पे गुना नहीं करेंगे, यानी कि आपका जो हो जाएगा यहाँ पे डी निकाल लीजिए, 3 निकाल लीजिए, वो कितना दिन में करेगा, और 39 दिन में वो करता है। सभी के सब एलसीएम ले लीजिए, तो 5 जो कि आपका 20 एलसीएम आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस में आपका आ जाएगा 10 प्लस में आपका आ जाएगा जाकर के 5 प्लस में आपका आ जाएगा 4 बटा में आपका हो जाएगा जाकर के डी 39,
यानी कि 20 और 10 30 और 5 35 और 35 और 4 39 और बटे में आपका आ जाएगा 20 इंटू में आपका डी बराबर में 39। तो 39 से 39 यहाँ कट जाएगा, डी बराबर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो कि आपका जो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, एक बेलनाकार वस्तु वस्तु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन क्रमशः 88 सेंटीमीटर स्क्वायर और 132 सेंटीमीटर क्यूब है। बेलनाकार वस्तु की ऊंचाई बताइए। एक बेलनाकार वस्तु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलनाकार वस्तु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h होती है। फिर आपका होती है πr स्क्वायर होती है, कितना होती है πr स्क्वायर सॉरी h होती है। उसके बाद में वो हो रहा है कि एक तो है अब आपका 88 है और एक तो बोल रहा है 132 है, 132 है। चलिए इसको हल करते हैं। पाई से पाई यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी R1 या R2 ये तो आपका रहेगा ना, लेकिन आपका जो है वो पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। और उसके बाद में एक बेलनाकार वस्तु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और उसी का आयतन बोलता है, तो अगर R से R भी कटता है तो काट दीजिए। यहाँ से दूर से कटता है 44 दूनी की 88 होती है और फिर आपका जो हो जाएगा 44 दूनी की 88 होती है, यहाँ से काटेंगे तो आपका कट जाएगा जाकर के 4 तिया के 12 और 4 तिया के 12 हो जाएगा। फिर 11 तिया के 33 यानी एक बटा आपका कितना हो जाएगा 3, यानी कि R1 बटे में आपका R2 बराबर आपका हो जाएगा 1/3, 1/3। कुछ इस तरह से हमारे पास ऑप्शन आ रहे होंगे। R1 और R2 होता है। ऊपर में हमारे पास कितना बचा था, तो ऊपर में हमारे पास बचा था आपका हो जाएगा जा करके R तो वही रहेगा ना, तो R नहीं बचेगा, ऊपर में 2 बचेगा, तो 2 बटे में R2 बराबर में आपका हो जाएगा 2/3 आएगा, क्योंकि 11 तिया के 33 होना होता है। यहाँ से ऐसे काट लीजिए, यहाँ से ऐसे काट लीजिए। चलिए देखिए 2πr/h होती है बटा में πr² h होती है, बराबर में आपका होती है 88 बटा में आपका 132। पाई से पाई, आर से आर, एक आर बच रहा है। यहाँ से अगर काटते हैं तो कितना कटेगा 4 से कटेगा, यानी कि 4 तिया के 12 और 4 तिया के 12 हो जाएगा। और फिर 4 से तो 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, 11 दूनी के 22 और 11 तिया के 33, दूर से 2 कैंसिल, यानी कि R बराबर जो आएगा आपका 3 आएगा। वो बोलता है कि बेलनाकार वस्तु की ऊंचाई बताइए। तो ऊंचाई आप कैसे भी निकाल सकते हैं, 2 पाई, तो पाई का मान 22/7 होती है। ओ सॉरी, ऊंचाई ऐसे कैसे निकलेगा, ऊंचाई ऐसे निकलेगा 2πr/h है, यानी कि 88 बराबर आपका हो जाएगा 2 गुने में आपका 22 बटे में आपका 7, 2πr कितना है, तो R 3 है, 2πr और h तो दिया हुआ नहीं है, तो 2 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 4 दूनी के 8 और 4 दूनी के 8, 22 चौके 88 होती है, 22 चौके 88 होती है, यानी कि 3 आपका हो जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा 4 बराबर में आपका हो जाएगा जाकर के 3h बटा में आपका 7, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 7 चौके 28, 28 बटे में आपका हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा, यानी कि अगर इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9.9 हो जाएगा। कैसे यहाँ पे कटेगा, आपका आ जाएगा जाकर के 88 है तो 88 लिखिए ना, और 2 गुने 22/7 गुने में R, तो R कितना दिया हुआ है, R जो दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है। H तो निकालने के लिए बोल रहा है ना, अब यहाँ से निकालिए तो कितना हो जाएगा, निकालिए 22 चौके हो जाएगा ना, सॉरी 22 चौके 88 हो जाएगा। फिर यहाँ से कटेगा तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर H बराबर सिर्फ और सिर्फ खाली निकाल रहे हैं तो आपका जाकर के हो जाएगा जाकर के 7 दूनी के 14 और बटे में 3 हो जाएगा, यानी कि 4 तिया के 12, 13 और 1 14, 2 बटे में 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए तक करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, 8 अध्यापकों का एक समूह है। एक अध्यापक समूह छोड़ देता है और नया अध्यापक समूह में आ जाता है। इस वजह से अध्यापकों की औसत आयु 2 साल पहले की औसत आयु के बराबर हो जाता है। यदि
यदि जाने वाले अध्यापक की औसत आयु 42 थी तो नए अध्यापक की औसत आयु क्या है। 8 अध्यापक का एक समूह है। 8 अध्यापक का एक समूह है। एक 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 अध्यापक समूह छोड़ देता है और नया अध्यापक समूह में आ जाता है। इस वजह से अध्यापक की औसत आयु 2 साल पहले की औसत आयु के बराबर हो जाती है। यदि जाने वाले अध्यापक की औसत आयु 42 है, जाने वाले अध्यापक की औसत आयु 42 है और प्लस में 8 जो है वो आया था, तो घटेगा ये, कारण कि जाने से घट जाता है। तो यानी कि 8 अध्यापक जो था और उसका जो 2 साल घट गया, तो कितना, 8 दूनी के 16, 42 में से अगर 16 जाएगा तो कितना बचेगा, तब 6 बचेगा, और ये 3 में से 1 जगह तो कितना, उसका जो उम्र था वो कितना था, 26 साल। तो कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर पर 8 वर्षों के लिए कुछ धनराशि उधार लेता है। यदि मूलधन और कुल ब्याज का अनुपात जो है वो 5:8 है, तो ब्याज की दर प्रतिशत बताइए। आपका जो है कितना है, 5 कहाँ है, 5 बटा आपका जो है वो 8 है। ये आपका जो है मूलधन है और ये आपका जो है टोटल कुल आपका जो है वो ब्याज है। कितना है, कुल ब्याज है। ये मूलधन आपका मूलधन है और कुल ब्याज है, यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन वो कहता है कि एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 8 वर्षों के लिए लेता है। एसआई बराबर क्या होती है, मूल आपका जो दिया हुआ 8 वर्ष दिया हुआ है और वो पूछता है कि ये धनराशि उधार लेता है, तो धन यदि मूलधन और ब्याज इतना है तो ब्याज के दर प्रतिशत बताइए, मतलब आर पूछ रहा है। तो एसआई बराबर दिया हुआ है, एसआई बराबर होती है मूलधन, तो मूलधन आपका दिया हुआ है 5, मूलधन गुने आपका समय, तो समय आपका दिया हुआ था ना, 8 वर्ष दिया हुआ था, यानी कि 8, मूलधन गुने समय गुने दर, मूलधन गुने समय गुने दर कहाँ दिया हुआ, 8 वर्ष है, टोटल धनराशि इतना है, और टोटल जो ब्याज दिया हुआ है वो 8 दिया हुआ है। टोटल ब्याज दिया हुआ है यानी कि एसआई का मान दिया हुआ है, और आपका से आर पूछता है, गुने में आप 100 लिख लीजिए। आप 5 से 100 काट लिए तो 20 × 100 हो जाएगा। अगर के 4 से काट लिए, 4 पंजे के 20 और 4 दूना के 8, यानी कि आर बराबर आपका कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। 20% आता है, 20% इज द करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। या तो फिर आप ऐसे भी निकाल लीजिएगा, जैसे 8 वर्षों का, जैसे 8 वर्षों का टोटल जो मूलधन दिया हुआ है 8 वर्ष, 8% दिया हुआ है, यानी कि एक साल का परसेंट कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा। 1% होगा ना, तो पूछता है कि उसका जो है मूलधन जो है वो 5 है, मूलधन जो है 5 है, तो 1 बटा आपका 5 और गुने में आपका 100, यानी कि 20 × 100 आपका हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक राशि जब 6.25% साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष की दर से निवेश की जाती है तो इन वर्षों में वो स्वयं का 11/8 हो जाती है। देखिए 11/8 हो जाती है, इसका मतलब आप ये समझिए कि 11/8 का मतलब है ये जो है आपका मूलधन है और ये जो है आपका मिश्रधन है। क्या आप मिश्रधन को समझ पा रहे हैं। फिर आपका 6.25 जो दिया हुआ है वो परसेंट दिया हुआ, साधारण ब्याज दिया हुआ। तो एस आई बराबर आपको पता हुआ कि एस आई बराबर कैसे निकलता है, 11 में से जब 8 को घटा दीजिएगा तो एस आई बराबर आपको निकल जाएगा, यानी कि आपका जो आ जाएगा 3 आ जाएगा ना 3। तो 3 बराबर आप निकाल लीजिए, 3 बराबर आपका मूलधन, तो मूलधन कितना, मूलधन गुने समय, तो समय कितना है, समय इसमें दिया हुआ था, समय तो दिया हुआ नहीं है, पूछ तो रहा है कि एन का मान बताइए, तो समय नहीं दिया हुआ तो समय को लिख लेते हैं, और दर दिया हुआ 6.25 गुने में आप 100 को लिख लीजिए, तो हो जाएगा जाकर के आप एक सुनाव लगा लिए तो आपका हो जाएगा जाकर के 25 × 100 और 25 हो जाएगा जाकर के, फिर 8×5 = 40 और 5×5 = 25, 8 से 8 गए, यानी कि टी बराबर आपका हो जाएगा जाकर के, टी बराबर 3/8 हो जाएगा, नहीं होगा, आज आंसर तो देते ही नहीं है, कहाँ गड़बड़ हो गया, 3 तो ठीक आ रहा है ना, तो 3 ठीक आ रहा है, यानी कि 3 आपका हो जाएगा, सही तो है। और आपका यहाँ पे हो जाएगा मूलधन अगुने समय, तो समय नहीं है, मूलधन गुने समय गुने दर, तो 6.25 है ना, 6.25 है, ठीक है। अगुने में आपका जो है वो 100 है, अगुने में ये दशमलव हटाएंगे तो 1 सुना और आएगा, तब काट लीजिए तो 25×4 और 25×5 = 25 से, फिर काट लीजिए 5 से 5×5 = 25 और 20×5 = 100 होती है। फिर यहाँ से काट लेते हैं 4×5 = 20 और 4×2 = 8,
फिर आपका हो जाएगा 2 दूनी के 4, यानी कि 5 दूनी के 10, 10 दिया के 30, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के टी बराबर हो जाएगा जाकर के आपका 6। हाँ, अब आया हमारे पास आंसर। ओहो, ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा। 400 कर्मचारियों वाली एक फैक्ट्री में 4,000 कर्मचारियों वाली एक फैक्ट्री में पुरुष कर्मचारियों की संख्या और महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। कारखाना में 87.5% नियमित कर्मचारी है। यदि 92% पुरुष कर्मचारी नियमित कर्मचारी हैं तो फिर नियमित महिला कर्मचारियों का प्रतिशत बताइए। देखिए, 4,000 कर्मचारियों वाली एक फैक्ट्री में आप दो रकम से इसको बना सकते हैं। देखिए, 4,000 कर्मचारियों वाली एक फैक्ट्री में पुरुष कर्मचारियों की संख्या और महिला कर्मचारियों वाली संख्या का अनुपात जो है कितना है, तो उसका जो अनुपात है वो आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5:3 दिया हुआ है। 5 इस पे 2 शून्य बैठा लेते हैं, इस पे 2 शून्य बैठा लेते हैं। फिर वो कहता है कि 92% पुरुष कर्मचारी नियमित कर्मचारी हैं, यानी कि इसका जो 5200 का 5200 है ना। अच्छा, 5,000 का आपका 52% निकाल लेते हैं, तो इसना जो उपस्थित है 1 शून्य से 5 दूनी 10 जीरो बाकी 90 से 45 और 1 46, यानी कि 460 जो है वो नियमित है, एकदम रेगुलर है। फिर वो कहता है कि इतना जो है वो रेगुलर है। अच्छा, उसके बाद में फिर कहता है कि इतना रेगुलर है, कारखाना में इतना जो है 5 अनुपात इतना कर्मचारी आपका जो है वो नियमित है। अच्छा, टोटल जो आपका कितना है, तो आप कहेंगे टोटल कर्मचारी जो है वो कितना है, आप कहेंगे 5 और 3 800 है। 800 का वो कहता है कि 800 में 87.5% जो है वो उपस्थित है। तो 87 पॉइंट का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/8, यानी कि 800 का 7 बटा अगर 8 निकालते हैं तो 8 एकम 8, यानी कि 700। टोटल कर्मचारी जो इतना उपस्थित है 460 जो है वो पुरुष उपस्थित है, यानी कि मेल उपस्थित है। यानी कि 700 में इसको घटाते हैं तो कितना आ जाता है, 4 3 7, यानी कि आपका जगह के 200 के 40 हो जाएगा। कितना, हाँ, 200 के 40 जो है वो फीमेल जो है वो उपस्थित है 240 से। फिर वो पूछता है कि तो फिर वो पूछता है कि नियमित महिला कर्मचारी 92% पुरुष कर्मचारी नियमित कर्मचारी हैं, तो फिर नियमित महिला कर्मचारी का प्रतिशत बताइए। नियमित महिला आपका जो है कितना है, 240 है, कितने के ऊपर, 300 के ऊपर, तो गुने में आप 100 लिख लीजिए, तो 1 शून्य और 8 दिया के 24, यानी कि 80% जो है वो आपका जो है वो महिला है, वो उपस्थित है। नियमित महिला कर्मचारियों जो है वो उपस्थित है। इसको फ्रैक्शन वैल्यू से भी बना सकते हैं, तो माथा खराब है। फ्रैक्शन वैल्यू ऐसे आपका बनेगा कि यानी कि नियमित, यदि 92% पुरुष कर्मचारी नियमित कर्मचारियाँ, 92% जो है वो नियमित है और महिला जो है वो नहीं पता, दोनों का मिलाकर के आपका दिया हुआ है 87.5 दिया हुआ है, और दोनों का मान दिया हुआ है आपका 5:3 दिया हुआ है। यहाँ से इसको घटा लेते हैं तो 87 88 89 90 91 92, यानी कि 4.5 हो जाएगा। यहाँ से काट देते 5 के 45, यानी कि 1.5, एक का मान इतना, तो 15 पचे का 75, 7.5। ये इसको से ज़्यादा है तो ये इसको से कम होगा, यानी कि 87.5 से 7.5 को घटा लीजिएगा तो कितना बचेगा आपका 80 आ जाएगा। यानी कि ऐसे भी आप बना सकते हैं, वेरी इजी। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन, एक दुकानदार को एक निवेश पर 10% का लाभ होता है लेकिन दूसरे निवेश पर 20% की हानि हो जाती है। यदि दोनों निवेश का अनुपात 2:3 है तो संयुक्त हानि बताइए। देखिए, कहते हैं एक दुकानदार को एक निवेश पर 10% का लाभ होता है, 10% का लाभ होता है, तो कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर वो कहता है कि दूसरे वस्तु पर 20% का हानि होता है, 20% का उसको हानि होती है। 20% का क्या होता है, तो आप कहेंगे 20% का उसको क्या होता है, हानि होती है। यदि दोनों निवेश का अनुपात जो है वो कितना है, 2:3 है। कितना है, 2:3 है, यानी कि इसका वैल्यू जो नहीं दिया हुआ, आप इसको निकाल लीजिए, आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 दूनी के 20, 10 दूनी के 20 हो,
20 हो जाएगा, फिर 20 दिया कि आपका हो जाएगा 60 बटे में 3 और 2 40, आपका हो जाएगा 40 और बटे में 5 यानी कि आपका 8% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्याएं जिसमें पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुना है, यदि पहली और दूसरी संख्या के बीच का अंतर उफ तो इन दोनों संख्या का औसत क्या होगा। ऐसी दो संख्याएं जिसमें पहली संख्या दूसरी संख्या के 5 गुना है, यानी कि पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या का 5 गुना है, 5:1 है, दोनों का अंतर कितना है, 4 का। 4 बार आपका दिया हुआ है 20, यानी कि 5 चौके 20, यानी कि 4 दिया के 12, यानी कि 30 आ जाएगा। और फिर पूछता है कि तो इन दोनों संख्याओं का औसत कितना है, इन दोनों संख्याओं का औसत कितना है। 30 आया, उसके बाद में 30 आया। अच्छा, उसके बाद में वो कहता है कि इन दोनों के बीच में 30 आ गया, यानी कि 5 दिया, ये कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, और फिर आपका आ जाएगा जाकर के 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 180 बटा में आपका 5 और एक 6 हो जाएगा, यानी कि 6 6 होगा ना, 6 तो ही होगा। अगर एवरेज निकालता, सॉरी एवरेज अगर निकालता है तो इन दोनों से भाग देते हैं, 180 बटा में आपका हो जाएगा 2, यानी कि 9 दूनी के 18, यानी कि हमारे पास 90 इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि 21 से 81 के बीच विषम संख्याओं का औसत बताइए। अच्छा, औसत आप निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, पहली संख्या प्लस में आपका जो है अंतिम संख्या बटा में आपका जो है वो 2 है। पहली संख्या 21 है, प्लस में आपका 81 है, बटा में आपका 2 है, यानी कि आपका हो जाएगा यार 1 1 2 और 8 है 1 10, यानी कि 2, यानी कि 5 और 1 कॉमन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जब 19 पर पावर 19 प्लस में आपका 20 को 18 से विभाजित किया जाता है तो शेष ज्ञात कीजिए। 19 पर पावर आपका 19 है, तो 19 पर पावर 19 है, 18 से अगर आप 19 में भाग देते हैं तो कितना आपके पास आता है, तो आपके पास आता है एक आता है एक। 18 से जब 19 में भाग देते हैं तो आपका कितना आएगा, तो 18 से भाग देंगे तो 19 पर भागा देंगे, 19 में भागा देंगे तो कितना आएगा, एक आएगा, एक के पावर 19 रखिएगा तो क्या होगा, 19 होगा। फिर अगर जब 20 में आप 18 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, यानी कि 1 प्लस में आपका 2 बराबर में आपका आ जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। करें उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें जिसे जिसे 12 16 और 54 से भाग देने पर हर बार 7 शेषफल आता है और यह 13 से भी पूर्णतः विभाजित है। उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग बताइए, उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग बताइए। सबसे छोटी अंकों की संख्या की अगर बात कर, सबसे बड़े की संख्या की बात करता है तो एलसीएम निकालता है, लेकिन सबसे छोटी संख्या की बात करता है तो एलसीएम निकलता है। 12 16 और 54, 12 16 और 54 की आप एलसीएम निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 से 6 दूनी के 12, 8 दूनी के 16 और आपका हो जाएगा 2 दूनी के 4, 27 दूनी के 54, फिर 2 से निकालते हैं, 2 से 3 दूनी के 6, 4 दूनी के 8 और फिर आपका 27 हो जाएगा। फिर 2 से निकाले तो 3 आपका आ जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, फिर आपका 27 हो जाएगा। फिर 2 से निकालते हैं तो आपका 3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर आपका 27 हो जाएगा। फिर 3 से निकालते हैं तो 3 एकम 3 आपका हो जाएगा, फिर आपका 1 हो जाएगा, फिर ये 3 नौतिया के 27 हो जाएगा। फिर 3 से निकालते हैं तो 1 1 3 हो जाएगा। फिर 3 से निकालते हैं तो 1 1 3 1 1 1 हो जाएगा। 3 तिया के 9, नौतिया के 27, 27 दूनी के 54, 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8, यानी कि 54 और 8 कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 के 2 बाकी आने में 3 और 8 बचेगा 40 और 3 43, यानी कि 432 आपका आ जाएगा। आपका एलसीएम जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, एलसीएम जो आएगा वो 432 आ जाएगा एलसीएम। अब देखिए, जब 432 आता है तो फिर कहता है कि देने वाले हर बार 7 शेषफल बचता है, हर बार कितना बचता है, 7 शेषफल बचता है। तो एलसीएम लाएँ तो वो पूरा का पूरा काट जाएगा, यानी कि 432 में आप 7 को ऐड कर दीजिए और बटा में आप लिख लीजिए कितना। वो कहता है कि 13 से पूर्णतः विभाजित है तो 13 लिख लीजिए यहाँ पे, आप 13 लिख लीजिए, आराम से आ जाएगा आपका आंसर। अब देखिए, यहाँ से जब आप भाग दीजिएगा तो कितना बचेगा, बारी बारी से भाग दीजिए तो कितना बचेगा आपका, आपका यहाँ पे बचेगा जाकर के 13 13 13 13 13 14 13 पचे के 13 13 39, 39 और 1 40, यानी कि 3 और 1 4 42, 13 13 13 26 33 39 40 41 42, यानी कि रिमाइंडर जो आपका बचेगा वो बचेगा आपका 3 बचेगा।
रिमाइंडर रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा, यानी कि 3 के प्लस में आपका 7 बटे में आपका आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब के मान कितना रखेंगे, 0 तो रख नहीं सकते, 1 रखेंगे तो 3, 7 3 10 से हो जाएगा। 2 रखते हैं तो आपका 3 दूनी के 6, 7 छो 3 दूनी के 6, 6 दूनी 12 और 1 13। हाँ 2 तो हमारे करेक्ट हो जाएगा, 2, हाँ 2 आ जाएगा। यानी कि अब हम यहाँ रख सकते हैं 432 गुने में आपका 2 हो जाए, 432 गुने में 2 प्लस में 7 और बाटे में आपका हो जाएगा 13, कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। यानी कि 2 दूनी का आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 3 दूनी के 6 और 4 दूनी के 8 प्लस में आपका 7, यानी कि 7 4 11 के 1 बाकेट में 1 6 और 1 7 और 1 8, यानी कि 800 आपका कितना आ जाएगा, 871 आ जाएगा, 871 आ जाएगा नहीं। और फिर कहता है कि इन तो पूर्णतः विभाजित है, तो उन सभी छोटी संख्या के अंकों का योग बताइए। अंकों का योग बोले 8 7 15 और 1 16, यानी कि हमारा 16 इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो ये सेशन हम लोगों को कंप्लीट होता है दोस्त। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद और वंदे मातरम।